दोस्तों मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को क्या कर देंगे, सेशन को एक बार अपने अपने स्तर पर लाइक और शेयर कर देंगे ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुँच सके। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी मेरे भाई बहन जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी भाई बहन जो है वो भी जल्दी से जुड़ जाएं। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करेंगे। 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? पहले प्रश्न का आप सभी लोगों का आंसर कीजिएगा। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करेंगे तो ये इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? चलिए जल्दी से बताइएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये सूचकांक है इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो किसके द्वारा? तो ट्रांसपेरेंसी के द्वारा। ठीक है, किसके? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा क्या किया जाता है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में अगर हम लोग बात करेंगे अपने प्यारे भारत की, तो भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 93वां हो जाएगा। पहले प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का स्थान 93वां है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। भारत में आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? चलिए जल्दी से दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे आर्द्र भूमि दिवस पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे आर्द्र भूमि दिवस पूछ ले, हाँ बिल्कुल आर्द्र भूमि दिवस पूछ ले, तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 2 फरवरी को। ठीक है, कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पहला आर्द्र भूमि दिवस जो सम्मेलन हुआ था तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये रामसर शहर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? रामसर शहर में हुआ था। रामसर शहर कहाँ पर है? तो ये ईरान का एक शहर है। ईरान का एक शहर है। और यहाँ पर 1971 में पहला सम्मेलन होता है, रामसर सम्मेलन होता है। और जिसका उद्देश्य क्या होता है? आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। ठीक भाई बात। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। और अगर हम लोग पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या कितनी है, या फिर कहें रामसर साइट, भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो कितने हो गए हैं? तो ऑप्शन संख्या आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 80 हो गए। ठीक है, पहले कितने थे? 75 थे, अभी 5 और बढ़ गए हैं, तो कितनी संख्या हो गई? 80 हो गई। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, भारतीय जन संचार संस्थान, या फिर उपरोक्त सभी। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर की बात करेंगे तीसरे प्रश्न का, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जन संचार संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पहला केंद्रीय पूछ ले, ठीक है, पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूछ ले, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय आपसे पूछ ले, तो क्या होगा? तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ये BHU है। ठीक है, BHU है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। ठीक भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथे प्रश्न का, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया? चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे भाई। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो उत्तर भारत का, अब देखो ये पहला मानव DNA बैंक है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। बताइएगा, BHU में, DU में, IIT कानपुर में, या फिर AMU में? तो उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक जो है ये BHU में स्थापित किया गया। ठीक है, कहाँ पर? BHU में स्थापित किया गया। बाद में जितने भी भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सेशन को, आप सभी लोग सबसे पहले लाइक और शेयर कर दिए ताकि बाकी भाई बहन भी जल्दी से जुड़ जाएं। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। 5वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? 75वें गणतंत्र दिवस परेड की बात कर रही है। ठीक है, अच्छा अभी जो गणतंत्र दिवस 75वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य अतिथि कौन थे, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति थे कौन? इमैनुअल मैक्रों।
इमैनुअल मैक्रो, ठीक है, क्या हो जाएगा, इमैनुअल मैक्रो जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। और अब की बार अगर बात करें कि अभी 2024 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी, तो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा, तो उड़ीसा हो जाएगा। 2024 में उड़ीसा राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। 2023 में अगर आपसे पूछा जाए तो 2023 में किस राज्य की झांकी को, उत्तराखंड की झांकी को। 2022 में अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य की झांकी को, तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। ठीक भाई बात। तो अभी 75वें गणतंत्र दिवस में उड़ीसा राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। मुख्य अतिथि कौन है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर खोला गया है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे। तो देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर खोला गया है, चंडीगढ़ में, शिमला में, शिलोंग में या फिर उज्जैन में। देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन में अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी भी लगाई गई है। ठीक है, विश्व की क्या किया गया है, तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी, विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है ये कहाँ पर लगाई गई है, तो ये उज्जैन में लगाई गई है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे क्या होता है, महाकुंभ लगता है। ठीक है, देश भर में 4 जगहों पर महाकुंभ लगते हैं। एक महाकुंभ उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे। और उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो महाकाल की नगरी जो है ये किसको कहते हैं, उज्जैन को कहते हैं, क्योंकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो कहाँ पर, उज्जैन में बसा है। ठीक भाई बात, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ। चलिए बताइएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, कोलकाता, जयपुर, इंदौर या फिर कोच्चि। 7वें प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका इंदौर। इंदौर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंदौर 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। ठीक है, क्या होगा, इंदौर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंदौर 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। ठीक है, 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है, इंदौर बना है। इसके अलावा इंदौर में याद रखिएगा प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रवासी दिवस सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। इसमें अगर आपसे बात करें जो प्रवासी दिवस सम्मेलन है, इसमें अगर आपसे मुख्य अतिथि की बात करें तो मुख्य अतिथि कौन है, तो मुख्य अतिथि जो है ये है मोहम्मद इरफान। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो ये है मोहम्मद इरफान। कहाँ के, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति। ठीक है, कहाँ के, तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान, मुख्य अतिथि हैं। और अगर आपसे पूछा जाए प्रवासी दिवस पर विशेष सम्मानित अतिथि कौन, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में किसको चुना गया है, तब आप आंसर क्या करोगे, तब ये होंगे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। विशेष सम्मानित अतिथि कौन है, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं कौन, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक भाई बात, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि ये प्रवासी दिवस जो है ये किस वर्ष से मनाया जा रहा है, तो ये 2003 से मनाया जा रहा है। ठीक है, लगातार 2003 से मनाया जा रहा है। पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले क्या होता था, पहले हर वर्ष मनाया जाता था। ठीक है, पहले हर वर्ष मनाया जाता था प्रवासी दिवस को, लेकिन अभी वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो हर दूसरे वर्ष इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पहले हर साल मनाया जाता था लेकिन अब हर दूसरे वर्ष पर प्रवासी दिवस को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। देखो, पिछला जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो जापान में हुआ था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक हुआ था। अभी 2024 में कहाँ पर, तो पेरिस में ओलंपिक होने वाला है। और इसमें किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में, अभिनव बिंद्रा, पीटी उषा, नीरज चोपड़ा या फिर रोहन बोपन्ना। 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, किसको, तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय
मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है और ये किससे संबंधित है, तो ये शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो शूटिंग से संबंधित है। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने 2008 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है, कहाँ पर, तो बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए क्या किया था, गोल्ड है ना हासिल किया था। ठीक है भाई, बात अगर हम लोग बात करेंगे तो बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, तो गोल्ड मेडल हासिल किया था, शूटिंग से संबंधित है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। ठीक भाई बात, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरियाणा में 37वें सूरजकुंड शिल्प मेला, ठीक है, सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का थीम राज्य किसको चुना गया। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई, चलिए फटाफट सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, प्रश्न कह रहा है हरियाणा में 37वें सूरजकुंड जो शिल्प मेला है 2024 का थीम राज्य किसको चुना गया है, तो क्या होगा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर गोवा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी, गुजरात को मुख्य जो थीम राज्य है इसके रूप में चुना गया है। तो ये सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ पर, हरियाणा में हुआ है। कौन सा संस्करण है, 37वां संस्करण है, 2024, थीम राज्य गुजरात। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। अब ये पहला यूरोपीय देश है तो फिर याद रखिएगा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला ये पहला यूरोपीय देश है, महत्वपूर्ण हो जाएगा। कौन सा है, तो फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है या फिर जर्मनी है। क्या हो जाएगा, तो भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा, ए यहाँ पर भैया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न का आंसर करेंगे। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोर्ट कौन सा है। ठीक है, जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग इस सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी लोग भी जुड़ सकें। चलिए जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोर्ट कौन सा है, तो आईएनएस निर्देशक, आईएनएस इम्फाल, आईएनएस संशोधक या फिर आईएनएस संध्याक। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आईएनएस संध्याक। ठीक है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोर्ट जो है ये आईएनएस संध्याक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। 12वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे नहीं है। ठीक है, नहीं आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है नहीं। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे नहीं है, कौन इससे संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में कौन सा ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध शंकर महादेवन से नहीं है, जाकिर हुसैन से नहीं है, ए.आर. रहमान से नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ए.आर. रहमान से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो ये फ्यूजन बैंड शक्ति है इसका संबंध किससे है, तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से है, ए.आर. रहमान से नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ से किया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे तो इन्होंने किस शहर से भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया गया है, कहाँ से उद्घाटन कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी गोवा से। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रपिता गांधी जी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया। तो अभी बापू टावर का निर्माण किया गया और ये गांधी जी को, राष्ट्रपिता गांधी जी को समर्पित किया गया है। तो किस शहर में इसका निर्माण किया गया है, तो गांधीनगर में, मुंबई में, अहमदाबाद में या फिर पटना में। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो राष्ट्रपिता कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, किसने कहा है, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा है सुभाष चंद्र बोस ने।
ठीक भाई बात। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या किया है, राष्ट्रपिता कहा है। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपिता गांधी जी को समर्पित बापू टावर कहाँ पर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी पटना में। ठीक है, कहाँ पर, तो पटना में, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई। अब ये देश का पहला है, और पहला है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बताइएगा, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। अहमदाबाद में, हैदराबाद में, चेन्नई में या फिर कोच्चि में। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद कौन सी नदी किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। किसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना एक नया राज्य कब बना है, तो 2014 में। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 16वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा थिएटर भारत रंग महोत्सव का प्रारंभ कहाँ हुआ। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव आयोजन कहाँ पर हुआ है, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। 16वें प्रश्न का जल्दी से आंसर कर देंगे। भारत रंग महोत्सव भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ऑप्शन संख्या सी गुजरात में किया गया। ठीक है, कहाँ पर, तो गुजरात में किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। देखो अगर वैसे पूछा जाए पहला राज्य कौन होगा, तो वैसे तो पहला राज्य गोवा है। ठीक है, वैसे तो अगर आपसे पूछा जाए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, तो पहला राज्य गोवा है। लेकिन अगर आपसे क्या करे, अगर आपसे स्वतंत्रता के बाद पूछे, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे स्वतंत्रता के बाद पूछता है तब समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा, उत्तराखंड हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाए अगर आपसे पूछ ले कि किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, तो अनुच्छेद कहाँ पर, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बांग्लादेश में हुआ है, भारत में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है या फिर संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। 18वें प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन जल्दी से आंसर करेंगे, और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिए ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है। चलिए बताइएगा। तो अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कि महासागरों और वायुमंडल के, ठीक है, वायुमंडल की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए भी पेस मिशन को लॉन्च किया गया है, तो नासा के द्वारा किया गया, इसरो के द्वारा किया गया, जक्सा के द्वारा किया गया, या इन सभी ने मिल करके पेस मिशन को लॉन्च किया है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, नासा हो जाएगा। ठीक है, नासा ने महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन को लॉन्च किया। नासा की स्थापना कब हुई है, 1958 में। ठीक है, 1958 में नासा की स्थापना हुई है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वें प्रश्न का आंसर करेंगे, सारथी पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। सारथी पहल बताइएगा, तो किस मंत्रालय के द्वारा सारथी पहल की शुरुआत की गई है, तो सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये वैभव BHU 111 तो ये मेरी इंस्टा आईडी है और ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। अगर आप लोग यहाँ पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टा पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF और बहुत सारे MCQs और बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं जिससे ताकि आप अपडेट रह सकें। तो आप जुड़ सकते हैं, इंस्टा पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। चलिए बताइएगा, सारथी पहल का शुभारंभ तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। 21वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ नहीं हुई है। नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रश्न को ध्यान रखिएगा, आपसे क्या पूछ रहा है। तो अभी हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ नहीं हुई है, नहीं पूछ रहा है, सेवा प्रारंभ नहीं हुई, बताइएगा मॉरिशस में नहीं हुई है, श्रीलंका में नहीं हुई है, मालदीव में नहीं हुई है, या फिर उपरोक्त सभी, मतलब इन सभी देशों में जो है यूपीआई सेवा प्रारंभ नहीं हुई है। हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ नहीं हुई है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव में नहीं हुई है, ठीक है। देखो मॉरिशस में शुरू हो गई है, श्रीलंका में शुरू हो गई है, लेकिन मालदीव में शुरू नहीं हुई है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र कहाँ स्थापित करेगी। अब संगीत नाटक अकादमी जो है ये पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र स्थापित करने वाली है, और पहला है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। बताइएगा कहाँ पर स्थापित करेगी, हैदराबाद में, कोच्चि में, चेन्नई में, या फिर पांडिचेरी में। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें प्रश्न की बात करेंगे, संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र, तो ये हैदराबाद में स्थापित करेगी। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 23वें प्रश्न की तरफ। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है, बताइएगा। तो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक, अगर आपसे पूछ ले जैव विविधता दिवस पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो जैव विविधता दिवस के लिए आप आंसर क्या करोगे, 22 मई, ठीक है, कब करोगे, 22 मई जैव विविधता दिवस। अगर आपसे जैव विविधता अधिनियम पूछ ले कि जैव विविधता अधिनियम कब आया है, तब आप आंसर क्या करेंगे, 2002 में जैव विविधता अधिनियम है। अब अगर हम लोग बात करें कि वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की जो पहली बैठक हुई है कहाँ पर, तो वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं आप इस प्रश्न को, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया, ये आप लोगों को बताना है, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी 19(1)(a) में, ठीक है, क्या कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वें प्रश्न की बात करेंगे, स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है। कौन सा राज्य सरकार है जो स्वयं योजना को प्रारंभ कर रहा है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, या फिर असम। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। स्वयं योजना को प्रारंभ करने की घोषणा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया, ठीक है। स्वयं योजना को प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा, उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया। 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ, तो नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, मालदीव के साथ, या फिर बांग्लादेश के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए, नेपाल के साथ, ठीक है, क्या हो जाएगा, नेपाल के साथ। नेपाल की अगर हम लोग बात करेंगे संसद का नाम क्या है, तो नेपाल की संसद का नाम हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। नेपाल की संसद क्या है, तो नेपाल की संसद है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के साथ अगर पूछा जाए भारत का कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो सूर्य किरण अभ्यास। भारत नेपाल के साथ कौन सा अभ्यास, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। नेपाल की अगर हम लोग बात करेंगे, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और काठमांडू में किसका, तो काठमांडू में सार्क या फिर आप कह सकते हो दक्षेस का मुख्यालय है, ठीक है, किसका, सार्क या फिर कह सकते हो दक्षेस का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हो रही है, तो इसकी स्थापना 1985 में, दक्षेस की स्थापना कब होती है, तो 1985 में सार्क या दक्षेस की स्थापना होती है। 27वें प्रश्न का आंसर करेंगे, वन मित्र योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। वन मित्र योजना शुरुआत किस राज्य ने की है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। वन मित्र योजना
पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा। वन मित्र योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार ने। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा का प्रारंभ कहाँ पर हुआ? चलिए जल्दी से बताएगा। और ये भारत की पहली है, ठीक है, जो पहली है तो फिर क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन संख्या सी, उत्तराखंड में। ऑप्शन संख्या सी, उत्तराखंड। जितने भी भाई बहन ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 29वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? लोकतंत्र सूचकांक की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा स्थान मिला है? देखो शांति की अगर हम लोग बात करेंगे, शांति की बात करें, हम लोग प्रसन्नता की बात करें, शांति की बात करें, प्रसन्नता की बात करें, तो शांति सूचकांक में, प्रसन्नता सूचकांक, दोनों सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। लैंगिक अंतराल की अगर हम लोग बात करेंगे, लैंगिक अंतराल में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का स्थान कितना है? 127 है। बौद्धिक संपदा की अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी? बौद्धिक संपदा की बात करेंगे तो बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान कितना है? 42 है। ठीक है, अगर हम लोग हंगर इंडेक्स की बात करेंगे, हंगर इंडेक्स, ठीक है, हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत का स्थान कितना है? तो 111 है। ठीक है, कितना है? हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111 है। अगर प्रेस स्वतंत्रता की बात करेंगे तो प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान कितना है? 161वां है। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता में कितना है? तो 161वां स्थान है। और अगर हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र सूचकांक में, भारत का स्थान कितना हो जाएगा? 41वां हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो अभी हाल ही में 9वें रायसीना डायलॉग का आयोजन हो रहा है और इस जो ये रायसीना डायलॉग जो समझौता है, जो सम्मेलन है, इसमें किस देश के मुख्य प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में होंगे? नीदरलैंड, फिनलैंड, ग्रीस या फिर इंग्लैंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ग्रीस हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे 31वें प्रश्न का। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइएगा। नहीं आपसे पूछा जा रहा है, नहीं मेंशन किया गया है, इसको याद रखिएगा। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया जा रहा है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य, गुलजार, जावेद अख्तर या फिर उपरोक्त सभी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1965 से इसकी शुरुआत हो रही है। और पुरुषों में अगर हम लोग बात करेंगे तो पुरुषों में सबसे पहली बार दिया गया है किसको? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को दिया गया। कौन सी भाषा के लिए? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया है मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, किसके लिए? मलयालम भाषा के लिए। महिला में अगर हम लोग बात करेंगे तो महिला में किसको दिया गया? तो महिला में दिया गया है आशा पूर्णा देवी को। ठीक है, किसको? आशा पूर्णा देवी को दिया गया है पहली बार। अगर हिंदी भाषा में अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा में पहली बार किसको दिया गया, तो हिंदी भाषा में सुमित्रा नंदन पंत को पहली बार दिया गया। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया है। किस पुस्तक के लिए, किस रचना के लिए दिया गया है? तो क्या होगा? तो चिदम्बरा के लिए। ठीक है, किसके लिए? तो चिदम्बरा के लिए। ठीक है, और अगर हम लोग महिला की बात करेंगे, ठीक है, हिंदी भाषा में महिला के लिए किसको दिया गया? तो महादेवी वर्मा को दिया गया है। ठीक है, किसको? महादेवी वर्मा को दिया गया है। किसके लिए? तो यामा के लिए। ठीक है, किसके लिए? यामा के लिए दिया गया। अब यहाँ पर बात करेंगे 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इससे किसको सम्मानित नहीं किया गया? तो जावेद अख्तर को नहीं किया गया। बाकी जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, इन दोनों लोगों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जावेद अख्तर को नहीं किया गया है। और नहीं आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन संख्या सी आंसर होगा। 32वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन COP14 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ठीक है, तो प्रवासी जो प्रजातियां होती हैं उनके संरक्षण के उद्देश्य से, ठीक है, COP14 सम्मेलन का आयोजन किया गया। और कहाँ पर यह आयोजन हो रहा है? उज्बेकिस्तान, जर्मनी, पोलैंड या फिर फ्रांस। 32वें प्रश्न का आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है? तो उज्बेकिस्तान में ये जो है सम्मेलन होगा। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा?
33वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से 33वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो बीपीसीएल की अगर हम लोग बात करेंगे, किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला, अब देखो देश का ये पहला है, और जो पहली बार जो भी काम होते हैं, जो भी पहली बार जो भी कोई कार्य हो रहा है, तो वो क्या होता है, पहली बार कोई पुरुष है, कोई महिला है, या इस तरीके का कोई कार्य हो रहा है, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहली बार हरित हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है, किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि हवाई अड्डे पर। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा 34वें प्रश्न की तरफ। आशा किरण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? आशा किरण योजना की शुरुआत कौन सा राज्य सरकार करेगी? तो केरल कर रही है, कर्नाटक कर रही है, तमिलनाडु कर रही है, या फिर गोवा कर रही है। आशा किरण योजना की शुरुआत, करेक्ट आंसर कर्नाटक राज्य सरकार। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अगर हम लोग बात करेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, स्थापना कब हो रही है? स्थापना होगी 2015 में। मुख्यालय इनका कहाँ पर है? तो मुख्यालय इनका है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर? तो गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। स्थापना 2015 में हो रही है, और 119वां सदस्य देश जो है ये माल्टा बना है। ठीक है, कौन बना है? तो माल्टा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 119वां सदस्य देश माल्टा बना है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36वें प्रश्न का आंसर करेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया? बताइएगा, 2024 में बात हो रही है, तो 2024 में अगर हम लोग बात करेंगे दादा साहब फाल्के, अच्छा दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत अगर हम लोग बात करेंगे तो 1969 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये दिया गया देविका रानी को। ठीक है, किसको दिया गया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया? तो देविका रानी को दिया गया है। किस वर्ष शुरुआत हो रही है? 1969 में शुरुआत हो रही है। 2024 दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जवान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 37वें प्रश्न का आंसर करेंगे, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सुदर्शन सेतु किस राज्य में थी। याद रखिएगा, सुदर्शन सेतु देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 38वें प्रश्न का आंसर करेंगे, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस सेशन को जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सेशन को एक बार क्या कर देंगे, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन स्पेन में हो रहा है। 39वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का प्रारंभ कहाँ हुआ है? और देखिए ये भारत की क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी है, और इसका प्रारंभ गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, या फिर महाराष्ट्र में। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी जो है इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40वें प्रश्न का आंसर करेंगे, देश का पहला वर्चुअल एटीएम कौन लॉन्च करेगा? अब देखिए ये पहला वर्चुअल एटीएम है। ठीक है, पहली बार वर्चुअल एटीएम लॉन्च किया जा रहा है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? फोन पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, एयरटेल के द्वारा, या फिर पे मार्ट के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होंगे? 40वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या डी, पे मार्ट देश का पहला वर्चुअल एटीएम को लॉन्च करेगा। 41वें प्रश्न का आंसर करेंगे, स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, तो देखो अगर आपसे पूछा जाए सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो स्तन कैंसर का पता लगाना। और स्तन कैंसर का पता लगाने के उद्देश्य से जो ये सवेरा कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया है हरियाणा राज्य सरकार के
द्वारा। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42वें प्रश्न का आंसर करेंगे, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया। अब इस प्रश्न का आज के ही सेशन में मैंने आंसर किया है और कोई भी मेरा भाई बहन इस प्रश्न का गलत आंसर नहीं करेगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग, देखिए कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक भी नहीं किया है। तो कम से कम सेशन को लाइक, जितने लोग जुड़े हो कम से कम उतने ही लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो भाई। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर? उज्जैन में। ऑप्शन संख्या क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अभी वर्तमान में भारत में लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? चलिए बताइएगा। तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे, अच्छा देखो पहले लोकपाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले लोकपाल कौन होंगे? तो पहले लोकपाल होंगे पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। भारत में पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। लेकिन वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान में जो लोकपाल हैं ये कौन है? तो ये है अजय मानिक राव। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऋतुराज अवस्थी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। किसके? तो 22वें जो विधि आयोग है, विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसको? ऋतुराज अवस्थी को, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 44वें प्रश्न, ठीक भाई बात। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। आज के सेशन में बस 43 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये जितने भी मैंने प्रश्न कराए ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ठीक है। इसके अलावा ये वैभव BHU मेरी इंस्टा ID है, तो अगर आप वहाँ चाहेंगे तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ID यही इसी से है, और वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF भी मिल जाएगी। तो अभी के लिए मैं बस इतना ही करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।